वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा। आज हम नेपाल की आंतरिक राजनीति से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना की चर्चा करेंगे और यह घटना भारत के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में आपने समाचारों में देखा, सुना या फिर पढ़ा होगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रपति को संसद को भंग करने या डिजोल्व करने की रिकमेंडेशन दी और बिना अधिक समय लिए राष्ट्रपति ने इस निर्णय को औपचारिक रूप भी दे दिया। इस कारण अब यह कहा जा रहा है कि इस निर्णय ने नेपाल के युवा लोकतंत्र को एक अभूतपूर्व संवैधानिक संकट और राजनीतिक उथल पुथल में धकेल दिया है। केपी शर्मा ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को संसद में लगभग 2/3 बहुमत था। इसके बावजूद संसद को भंग करने का निर्णय आखिरकार क्यों लिया गया, यह अपने आप में आश्चर्यजनक दिखाई देता है। तो आज हम इस मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इस घटना के पीछे आखिरकार क्या कारण विद्यमान थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेपाल की संसद को। तो नेपाल के संविधान जो 2015 का संविधान है, उसके अनुसार नेपाल की संसद की स्थापना 2018 में हुई और इसके 2 सदन होते हैं। इसमें 2 सदन होते हैं। पहला उच्च सदन होता है नेपाल की नेशनल असेंबली उच्च सदन होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और यह स्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस होता है और इसे भंग किया जा सकता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जिस तरह से भारत की लोकसभा का कार्यकाल होता है और जैसा नेचर होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब हम आते हैं इसके बाद आगे। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से नेताओं का नेपाल की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहले अगर देखें तो राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भंडारी, जिनको आप सामने देख ही रहे हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण नेता जिन्होंने जो निर्णय लिया है वह नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और वह हैं केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली ने यह रिकमेंडेशन दी राष्ट्रपति जी को कि आखिरकार आप इस संसद को भंग कर दीजिए। नेपाल के प्रधानमंत्री ने क्या किया, राष्ट्रपति को सिफारिश दी कि नेपाल की संसद को भंग कर दिया जाए, लोअर हाउस जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है उसे भंग कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, इस निर्णय को एक्सेप्ट किया और उन्होंने संसद को भंग भी कर दिया। तो संसद को भंग किया गया। तो तीसरे एक महत्वपूर्ण नेता हैं और वह महत्वपूर्ण नेता हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड। तो उन्होंने इस निर्णय को लेकर आपत्ति की और इसे असंवैधानिक और एक तरफा कदम भी बताया। उन्होंने कहा कि यह तो संविधान के अगेंस्ट है और एक तरफा रूप से निर्णय लिया गया है। तो इस तरह से कई आपत्तियां उनकी पार्टी ने जताई और इसके अलावा अन्य नेताओं ने भी इसका काफ़ी विरोध किया। तो अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले कि नेपाली प्रधानमंत्री ने आखिरकार ऐसा निर्णय क्यों लिया है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1990 से लेकर अभी तक लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं और वहाँ की राजनीतिक स्थिरता कभी देखी नहीं जाती है। 14 प्राइम मिनिस्टर जो हुए हैं उन्होंने भी अपना पूरा कार्यकाल कभी नहीं कर पाया है। 25 बार वहाँ पर सत्ता में बार परिवर्तन देखा गया है। तो इस तरह से वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता वहाँ की एक तरह से परंपरा कहें, कुप्रथा कहें, एक तरह से बन गई है। अब हम देखें करंट रिजीम को भी, अगर देखें करंट शासन को भी देखें तो केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हैं और यह भी अपना पूरा कार्यकाल एक तरह से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अब क्या किया, संसद को भंग करने का आखिरकार निर्णय ही ले लिया। तो इस निर्णय को विरोध किया गया, यूनिलैटरल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव कहा गया। यूनिलैटरल तो समझ में आता है कि उन्होंने एक तरफा निर्णय ले लिया, अपनी पार्टी को विश्वास में नहीं लिया, लेकिन आखिरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे कि संविधान में जो नेपाल का संविधान है 2015 का, उसमें इस तरह का प्रावधान नहीं है कि नेपाल की जो सरकार हो उसकी 2/3 बहुमत हो, एक तरह से मेजोरिटी गवर्नमेंट हो, उसे वह संसद को भंग कर दे। इस तरह का निर्णय लिए जाने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। तो इसे कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है, क्योंकि नेपाल की संसद को भंग तो किया जा सकता है जब त्रिशंकु संसद हो, जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी गेन नहीं कर पाएगी हो तो उस समय तो भंग किया जा सकता है। लेकिन मेजोरिटी वाली सरकार हो तो ऐसे में संसद को भंग किया जाना एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है। तो इस तरह से इसका विरोध किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय जाने की संभावना है और हो सकता है कि इसे असंवैधानिक करार दे दिया जाए। तो फिलहाल ये सब डेवलपमेंट तो आगे होगा, लेकिन अभी के फिलहाल डेवलपमेंट को देख लेते हैं कि आखिरकार इस निर्णय को लिए जाने के पीछे 3 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो उनकी पार्टी के अंदर ही आंतरिक मतभेद की स्थिति दिखाई देती है।
आंतरिक मतभेद की स्थिति दिखाई देती है। दूसरा, भारत के साथ भी एक तरह से उनके लगातार मतभेद देखे गए हैं, भारत के साथ उनके काफ़ी डिफरेंसेस रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत की जो टेरिटरी है, भारत के जो कुछ क्षेत्र थे, उनको क्या किया, नेपाल के राजनीतिक नक्शे में दिखाने का प्रयास किया। ये 3 क्षेत्र थे, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी। ये विवादित क्षेत्रों को उन्होंने अपने राजनीतिक नक्शे में दिखाने के लिए एक बिल को लेकर आए और उन्होंने संविधान के एनेक्स 3 में संशोधन करना चाहते थे केपी शर्मा ओली। तो भारत ने भी इसका विरोध करते हुए कहा कि भारत अपने रुख पर कायम है और वह नेपाल के ऐसे किसी आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट या फिर कृत्रिम विस्तार को स्वीकार नहीं करेगा। इस विधेयक को क्या किया गया, नेपाल की संसद के निचले सदन द्वारा पारित किया गया और उच्च सदन में भी इस पर चर्चा हुई। तो भारत के साथ भी लगातार इसके मतभेद रहे। और इसके अलावा देखा जाए तो अभी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट मेन कारण बनी। हालांकि इसको मेन कारण कहा जा रहा है, लेकिन मेन कारण तो एक तरह से उनकी पार्टी के अंतर्गत मतभेद और पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ उनके राजनीतिक टकराव के रूप में भी यह कारण माना जा रहा है। तो यह भी कहा जा रहा है कि उनकी जो राजनीतिक पार्टी है उसके अंतर्गत ही कुछ मतभेद थे। कुछ मतभेद किस तरह के मतभेद, अगर मतभेदों को देखा जाए तो इस तरह के मतभेद थे कि यह माना जा रहा था कि जब उन्होंने गठबंधन किया था, जिसकी हम आगे चर्चा करने वाले हैं, जब उन्होंने केपी शर्मा ओली के साथ में राजनीतिक गठबंधन किया था, चुनाव के लिए गठबंधन किया था, जिससे कि एक मत होकर सरकार बनाई जा सके, तो यह माना जा रहा था कि 2.5 साल के लिए कार्यकाल शेयर करने की बात हुई थी। पहले 4 पॉइंट एग्रीमेंट था, 4 पॉइंट एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ था। पहले उसे सीक्रेट रखा गया, हालांकि वो बाद में पब्लिक भी हो गया। तो यह बात आई कि एक तरह से जो 2.5 साल का कार्यकाल शेयर करने की बात थी, तो केपी शर्मा ओली चाहते थे कि उसको न दिया जाए। 2.5 साल अपना पूरा कर चुके थे और प्रचंड की बारी थी, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में सहमति नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने, हालांकि जो नेपाल कांग्रेस पार्टी थी एनसीपी, तो जो उनकी पार्टी है, तो उसमें उसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन उन्होंने बनाने के लिए उन्होंने आखिरकार सहमति दे दी केपी शर्मा ओली ने। हालांकि उसमें भी क्या था, उसमें भी अपनी मजबूत पैठ बना के लगातार रखे। तो इस तरह से कुछ मतभेद इस तरह से थे, प्रचंड के साथ लगातार टकराव थे, राजनीतिक टकराव, और उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट भी ले आए। तो इस तरह से जो प्रमुख कारण थे वो मैंने आपको चर्चा कर दी। अब हम देख लेते हैं कि फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नेपाल में किस तरह से है। तो आर्टिकल 74 जो नेपाल का संविधान है, तो उसमें फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की चर्चा की गई है। तो आखिरकार किस तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, किस तरह से सरकार का या शासन का प्रारूप रहता है, उसको देख लेते हैं। द फॉर्म ऑफ गवर्नेंस ऑफ नेपाल इज ए मल्टी पार्टी, कॉम्पिटिटिव, फेडरल डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड इट इज बेस्ड ऑन प्लूरलिटी। यह बहुलवाद पर आधारित है। इस तरह की वहां पर व्यवस्था है, नेपाल के संविधान ने ही व्यवस्था इस तरह से की है। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी पार्टीज हैं नेपाल में, तो रूलिंग पार्टी सबसे पहले देख लिया जाए, जिसका महत्वपूर्ण स्थान है पार्टी का संसद में। संसद में 3 प्रमुख पार्टियों का प्रमुख योगदान है। अभी पावर शेयरिंग को देखा जाए तो 3 पार्टियां वहां पर एक तरह से काफ़ी अधिक सीटें जिन्होंने प्राप्त की हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले रूलिंग पार्टी है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। तो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पहली पार्टी है। यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रूलिंग पार्टी है, क्योंकि यह अस्तित्व में आई थी 2 पार्टियों के यूनिफिकेशन के बाद। दूसरी पार्टी है नेपाली कांग्रेस और तीसरी है जनता समाजवादी पार्टी, जेएसपी, पीपुल्स सोशलिस्ट पार्टी, मधेसी पार्टी। इसको भारत से एक तरह से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, एक तरह से भारत के साथ सेंसिटिव रूप से काफ़ी जुड़ी हुई है, इसको कहते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे पहले देख लेते हैं, जो रूलिंग पार्टी है। अगर हम इसकी बात करें तो 17 मई 2018 को 2 वामपंथी पार्टियां अपने आप को मिलाती हैं और एक पार्टी आती है अस्तित्व में, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आती है 2 पार्टियों के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, जो पार्टी थी किसकी, केपी शर्मा ओली की, और दूसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जो मोइस्ट सेंटर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मोइस्ट सेंटर। इसके प्रमुख नेता थे कौन, पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो ये 2 नेताओं ने मिलकर अपनी पार्टियों का विलय किया और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को अस्तित्व में लेकर आए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को अस्तित्व में लेकर आए तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, सीपीएन यूएमएल की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में, जिससे कि आपको थोड़ी सी आउटलाइन मिल जाए। सीपीएन यूएमएल ने 4 गवर्नमेंट को लीड किया है,
पहला 1994 से 95 मनमोहन अधिकारी प्रधानमंत्री रहे, नेतृत्व में उनके में 2009 से 11 माधव कुमार नेपाल, तीसरे झालानाथ खनल 2011 में, और इसके अलावा 2015 से 16 केपी शर्मा ओली। तो इसमें तीन प्रमुख नेताओं की अभी भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है पार्टी के अंदर भी, माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खनल और केपी शर्मा ओली। इसके अलावा पुष्प कमल दहल प्रचंड, इनकी भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में। जो एनसीपी अस्तित्व में आई, सीपीएन यूएमएल और जो पुष्प कमल दहल की पार्टी थी, दोनों मिलकर जो अस्तित्व में आई, तो उसमें हम बात कर रहे हैं पहले सीपीएन यूएमएल की। तो सीपीएन यूएमएल ने 4 गवर्नमेंट को लीड किया है और इसके अलावा 2017 में लोकल इलेक्शन जीतते हुए उन्होंने लार्जेस्ट लोकल गवर्नमेंट पार्टी है बन गई। इसके अलावा भी अगर देखें तो नेशनल लेवल के इलेक्शन में भी इसने 121 सीटें जीती और इसने फिर एक तरह से सरकार तो बना नहीं सकते थे, तो उन्होंने पावर शेयरिंग फॉर्मूले के तहत पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ उन्होंने अपनी पार्टियों का दोनों ने विलय कर दिया। और पहले इनका गठबंधन था और गठबंधन ही आगे तक रहा एक तरह से, लेकिन कुछ परिवर्तनों के साथ यह गठबंधन अस्तित्व में रहा। तो इसने इलेक्टोरल एक तरह से अलायंस था, इसका ज़्यादा अलायंस नहीं था और सारी चीज़ों में। तो कोएलिशन गवर्नमेंट इन्होंने बनाई नेपाल के सेंटर में, केंद्र में, और इसके अलावा 6 प्रांतों में, जो 7 प्रांत हैं उसमें 6 प्रांतों में इन्होंने अपनी सरकार बनाई। तो सीपीएन यूएमएल ने जो 56 सीटें लड़ी थी उसमें से 27 पर वह जीतने में सफल रही। नेशनल असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे उच्च सदन के 6 फरवरी 2018 को इलेक्शन हुए थे। तो अगेन यहाँ से कंट्री लार्जेस्ट पार्टी बन गई, अगेन लार्जेस्ट पार्टी बन गई केपी शर्मा ओली की। तो यहाँ से केपी शर्मा ओली को क्या किया गया, पार्टी का पार्लियामेंट्री लीडर बनाया गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या निचले सदन में, और इनको प्रधानमंत्री भी बना दिया गया 15 फरवरी 2015 को और 15 फरवरी 2020 को। तो सॉरी 15 फरवरी 2018 को, 15 फरवरी 2018 को यह प्रधानमंत्री बने केपी शर्मा ओली, और विद्या देवी भंडारी भी 13 मार्च 2018 को री इलेक्ट की गई प्रेसिडेंट के रूप में। तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना थी और यह माना जा रहा था कि नेपाल अब लोकतांत्रिक स्थिरता, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है और अब यहाँ पर काफ़ी तरक्की देखी जा सकती है हर तरह से। तो यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही थी। लेकिन आफ्टर 18 months of planning, the Unification Coordination Committee met to finalize plan for merging Nepal's 2 dominant left-wing parties। 2 डोमिनेंट जो पार्टी थी उनका विलय के लिए यूनिफिकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी मिली और 17 मई 2018 को दोनों पार्टियों का विलय हो गया, दोनों पार्टियों का विलय हो गया। और अब जो पार्टी अस्तित्व में आई वह पार्टी आई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मोस्ट सेंटर ने भी इसमें विलय कर दिया। 17 मई 2018 को दोनों का विलय हो गया। मैं थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सारे राजनीतिक घटनाक्रम, क्योंकि यहीं से आपकी एक समझ डेवलप होगी और घटनाओं को आप रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। तो अब यहाँ से अगर आगे की बात की जाए तो नेपाली कांग्रेस भी एक पार्टी है जो दूसरे लेवल की पार्टी रही। 1950 में ये अस्तित्व में आई थी, 2017 में इसने इलेक्शन जीते और दूसरे स्थान पर रही है सीटों के जीतने के मामले में। 63 सीटें जीती इसने 275 में से। तो यह दूसरी पार्टी थी नेपाली कांग्रेस पार्टी के बाद, एनसीपी के बाद, जिसने सर्वाधिक सीटें जीती। इसके बाद अगर देखा जाए तो जनता समाजवादी पार्टी जेएसपीएन पीपुल्स सोशलिस्ट पार्टी है, यह मधेसी पार्टी है। 2 पार्टियों का इसमें भी विलय हुआ था, मधेसी पार्टी थी। समाजवादी पार्टी नेपाल और जिसमें इसके जो नेता थे बाबूराम भट्टाराई और उपेंद्र यादव। इसके अलावा दूसरी पार्टी थी राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल। तो राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल इसने भी विलय किया मधेसी वाली पार्टी में, पीपुल्स सोशलिस्ट पार्टी में। और इसके अलावा ये बाबूराम भट्टाराई की जो पार्टी थी और उपेंद्र यादव की जो पार्टी थी, तो इन्होंने भी विलय किया और एक पार्टी बन गई। कौन सी पार्टी बन गई? पीपुल्स सोशलिस्ट पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, यह अस्तित्व में आई। तो इस तरह से 3 पार्टियां वहां पर प्रमुख भूमिका में हैं और वहां पर इनकी सर्वाधिक सीटें आई। तो सबसे पहले हमने देखा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, सबसे पहले हमने देखा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। और ये जो पार्टी थी वह सीपीएन यूएमएल और एक और जो मोस्ट सेंटर वाली पार्टी थी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, दोनों के विलय के बाद अस्तित्व में आई थी और यह रूलिंग पार्टी लगातार रही। तो इस तरह से हमने ये सारी चीजें देख ली। अब हम आते हैं आगे की घटना पर।
ये हमने पॉलिटिकल डेवलपमेंट सारा देख लिया कि कौन कौन सी पार्टी रही, कौन कौन सी किस तरह से क्या क्या डेवलपमेंट हुए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा राजनीतिक कुछ डेवलपमेंट हुए वहाँ पर। और प्रधानमंत्री ने क्या सोचा कि प्रधानमंत्री ने सोचा कि अपनी ताकत को बढ़ाया जाए, और पुष्प कमल दहल के साथ एक तरह से जो उनका सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ था, जो बाद में पब्लिकली भी एक तरह से आ गया था, तो इन्होंने पावर शेयरिंग को लेकर एक फॉर्मूला बनाया था कि आधा कार्यकाल वह शेयर करेंगे केपी शर्मा ओली और आधा शेयर करेंगे पुष्प कमल दहल प्रचंड, जिसको उन्होंने बाद में एक तरह से उसके साथ सहमति उनकी नहीं बनी। हालांकि उन्होंने पार्टी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पुष्प कमल दहल प्रचंड को बनाने पर उन्होंने सहमति देनी पड़ी उनको, लेकिन फिर भी पार्टी में भी उनका काफ़ी सक्रिय हस्तक्षेप रहा और यह अपने आप पूरी तरह से कमान बनाए रखना चाहते थे, अपनी शक्तियों को लगातार बढ़ा रहे थे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। तो उसी के तहत उन्होंने एक निर्णय लिया कि ऑर्डिनेंस जो था, एक ऑर्डिनेंस लेकर आए। प्रेसिडेंट विद्यादेवी भंडारी को उन्होंने 15 दिसंबर को प्रेसिडेंट विद्यादेवी भंडारी 15 दिसंबर को उन्होंने एक ऑर्डिनेंस को अस्तित्व में लेकर आई। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट फंक्शन ड्यूटी एंड प्रोसीजर एक्ट 2010 का था, तो उसमें संशोधन के लिए यह अध्यादेश लाया गया और इस अध्यादेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की शक्तियों में एक तरह से बढ़ोतरी की गई। और इसमें क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल में 6 मेंबर कमेटी होती थी, तो 6 मेंबर कमेटी होती थी, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, नेशनल असेंबली चेयरमैन और लीडर ऑफ मेन अपोजिशन, ये सब इसके सदस्य हुआ करते थे। तो ये सब सदस्य होते थे, लेकिन क्या हुआ कि डिप्टी स्पीकर वर्तमान में नहीं है, तो डिप्टी स्पीकर नहीं है तो वो पद खाली है। इसके अलावा अब क्या होगा, अब अगर कोई भी एक सदस्य भी अगर गायब हो जाता है तो क्या होगा कि पार्टी की इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल की मीटिंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से अब क्या हुआ कि उन्होंने संशोधन करने के लिए अध्यादेश लेकर आए प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली। तो इस ऑर्डिनेंस का काफ़ी विरोध किया गया। जो पहले ऑर्डिनेंस था, तो ऑर्डिनेंस तब लाया गया जब शेर बहादुर देवोबा कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल थी, तो उसकी मीटिंग से उसमें से अनअवेलेबल हो गए, उसमें से वह एब्सेंट हो गए। इसके अलावा स्पीकर अग्नि सप्कोता वह भी उन्होंने भी अटेंड नहीं की। 13 दिसंबर को इस तरह से ये मीटिंग आयोजित होनी थी, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि वह भी इसमें प्रेजेंस नहीं हुए। तो इस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री की को लगा कि उनकी शक्ति शायद कम हो रही है और संवैधानिक पदों पर नियुक्ति करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो उन्होंने अपने हाथों में शक्तियों को लेने के लिए यह ऑर्डिनेंस लेकर आए, जिससे कि वह अपनी शक्तियों को बढ़ा सकें, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति कर सकें। तो इसका विरोध किया गया और विड्रॉ करने के लिए, इस अध्यादेश को विड्रॉ करने के लिए उन पर काफ़ी दबाव लगातार देखा जा रहा था। उन्होंने 20 दिसंबर को अभी हाल ही में पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी बुलाई और इसके अलावा पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ मॉर्निंग में, सेक्रेटरीट मेंबर राम बहादुर थापा के साथ आफ्टरनून में और प्रेसिडेंट विद्यादेवी भंडारी के साथ इवनिंग में उन्होंने मीटिंग की। और आखिरकार ये बात आ रही थी कि अब उन्हें शायद अध्यादेश को वापस लेना पड़े, तो अध्यादेश को वापस लेना पड़े ऐसी बात आ रही थी। तो बात की गई कि इस अध्यादेश को वापस कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से बनाए रखा जाए, वह चाहते थे प्रधानमंत्री। इस तरह की कई चीज़ें मतभेद उनके पार्टी के अंतर्गत ही देखे जा रहे थे और इसके अलावा भारत के साथ भी उनके मतभेद थे। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को उन्होंने राजनीतिक नक्शे में दिखाने का कार्य किया और भी उन्होंने चीन के साथ संबंध घनिष्ठता विकसित करने का प्रयास किया। उनके एक तरह से पार्टी में ही उनकी राजनीति में, नेपाल की आंतरिक राजनीति में ही अगर देखा जाए तो काफ़ी हस्तक्षेप देखा जा रहा था और वहाँ की जो वहाँ पे चीन की नेपाल में जो राजदूत हैं उनका भी काफ़ी हस्तक्षेप देखा जा रहा था। तो इस तरह से कई मतभेद थे, कई चीज़ें थी। तो इस तरह से आखिरकार उन्होंने केपी शर्मा ओली ने पार्लियामेंट को भंग करने का यह सिफारिश कर दी। तो यह सिफारिश करने से काफ़ी विरोध हुआ और कहा जा रहा है कि नेपाल की राजनीति में यह अप्रत्याशित कदम है। 2/3 बहुमत को एक तरह से ठुकरा देना और नए चुनाव के लिए जाना एक तरह से यह समझदारीपूर्ण कदम नहीं है। इससे चलिए देखते हैं क्या डेवलपमेंट होते हैं इसमें और भारत के साथ किस तरह से संबंध विकसित होते हैं। लेकिन आखिरकार चाइना की राजनीति तो एक तरह से खत्म हो गई और अब इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ, इसके बाद एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ कि केपी शर्मा ओली को उनके जो पार्लियामेंट्री जो लीडर थे, पार्लियामेंट्री लीडर के पद से उनको हटा दिया गया और पुष्प कमल दहल प्रचंड को अब उनको पार्टी का नया संसदीय दल नेता नियुक्त किया गया, जिससे पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल की सरकार में शीर्ष पद के दावेदार के रूप में माना जा रहा है। खैर देखिए क्या डेवलपमेंट होते हैं आगे।
चीन की जो राजदूत थी उन्होंने भी प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी से अभी हाल ही में मीटिंग की है। देखते हैं क्या निकल के आता है। आखिरकार निर्णय हो सकता है कि न्यायालय में चुनौती के माध्यम से कुछ समाधान निकल सके या फिर नए चुनाव हो। लेट्स सी, होप पॉजिटिव। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन बेल आइकन।